इंडिया की कहानियों में कुछ ऐसे पुल हैं जो सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ते, वो युग, यादें और पहचानों को भी जोड़ देते हैं। बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, in the shallow turquoise waters of the Park Strait, lies a broken chain of shoals and sandbanks stretching for nearly 50 kilometers. कुछ लोग इसे राम सेतु कहते हैं, कुछ लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं, और कई लोगों के लिए ये एक ऐसी जगह है जहां मिथ, मेमोरी और जियोलॉजी एक साथ मिलकर एक ही कहानी सुनाते हैं। रामायण के अनुसार एक दिन समुद्र के किनारे एक सेना खड़ी थी, श्री राम की वानर सेना, समय के खिलाफ और धर्म के लिए। The epic speaks of Nala and Neela, engineer-like figures from the वानर सेना। कथा ये भी बताती है कि जब श्री राम का नाम लिखकर पत्थर पानी में डाले जा रहे थे, तो वो पत्थर डूब नहीं रहे थे, बल्कि तैर रहे थे। आज भी भारत के कई हिस्सों में ये कहानी श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है, as a symbol of devotion, teamwork, and divine grace. For many, the chain of shoals we see today is a living reminder of that miraculous bridge. नासा के सैटेलाइट्स हो या इंडियन मरीन सर्वे, जब ऊपर से देखा जाता है तो पार्क स्ट्रेट के बीच एक लंबी सी लाइन नजर आती है। शोल्स, कोरल पैचेस और सैंड बैंक्स की एक माला। जियोलॉजिस्ट इसे एक नेचुरल टम्बोलो सिस्टम समझते हैं, जहां करंट्स, वेव्स और सी लेवल चेंजेस ने हजारों सालों तक सैंड्स, शेल्स, कोरल्स और सेडिमेंट्स को एक रिज पर जमा किया है। कहते हैं आइस एज के दौरान यहाँ जमीन ज्यादा ऊपर थी, और जैसे जैसे समुद्र का पानी बढ़ा, ये रीजन धीरे धीरे डूबता गया। आज भी ये एरिया बहुत शैलो है, कहीं कहीं सिर्फ 1 से 3 मीटर गहरा। सैंड शोल्स शिफ्ट होते रहते हैं, वेव्स उनका शेप बदलते रहते हैं। साइंस के अनुसार ये सब एक डायनामिक नेचुरल सिस्टम का हिस्सा लगता है, पर फिर भी इसकी शेप और लोकेशन रामायण के पुल की याद को और गहरा कर देती है। राम सेतु का जिक्र सिर्फ हिंदू ग्रंथों तक सीमित नहीं है। अक्रॉस सेंचुरीज, डिफरेंट एक्सप्लोरर्स, ट्रेडर्स एंड मैप मेकर्स ने इस रीजन को अपने अपने नक्शों में दर्ज किया है। 9th to 14th सेंचुरी के ट्रैवल लॉग्स और कोस्टल रिकॉर्ड्स में इस शैलो कॉजवे का रेफरेंस मिलता है। कहीं इसे सेट बंधाई, कहीं द ब्रिज, और बाद के यूरोपियन मैप्स में इसे एडम्स ब्रिज के नाम से लेबल किया गया। ब्रिटिश सर्वेयर्स और कॉलोनियल कार्टोग्राफर्स ने 18th to 19th सेंचुरी में इस एरिया को डिटेल में मैप किया। अ लॉन्ग कर्विंग स्ट्रेच ऑफ सैंडबैंक्स एंड शोल्स, जो शिप्स के लिए ऑब्स्टिकल था। वहीं लोकल लेजेंड्स के लिए एक पुरानी याद की निशान। ये मैप्स एक चीज दिखाते हैं, जो फॉर्मेशन आज हम देखते हैं, वो कई युगों से लोगों की नज़रों में एक ब्रिज लाइक शेप रखती आई है। ओल्ड रिकॉर्ड्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि कभी कभी लो टाइड पे ये रीजन ज़्यादा फोर्डेबल, यानी चलकर पार करने लायक था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि 15th सेंचुरी के आसपास एक बड़ा साइक्लोन आया, जो इस कंटिन्यूअस लैंड कनेक्शन को तोड़ गया, और कुछ हिस्से परमानेंटली दब गए। आज हम सिर्फ ब्रोकन सैंड बार्स देखते हैं, पर पुराने लोगों के लिए ये एक रियल फिजिकल क्रॉसिंग हो सकती थी। हमारे इंडियन साइड पर रामेश्वरम और दानुशकोडी आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है। रामनाथ स्वामी टेम्पल हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक यहीं स्थित है। कथा कहती है कि लंका विजय के बाद श्री राम ने यहीं शिव जी की आराधना की, युद्ध के पाप से मुक्ति के लिए। तीर्थयात्री समुद्र के किनारे जाकर उस दिशा में देखते हैं जहां से ये पौराणिक ब्रिज शुरू हुआ माना जाता है। कुछ मंदिरों और आसपास के मठों में लोग हल्का पोरस पत्थर दिखाते हैं, स्टोन्स जो पानी में रखे जाने पर फ्लोट करते हैं। फॉर विजिटर्स, ये दृश्य रामायण के उस मोमेंट की याद को और जीवंत कर देता है जब राम लिखे पत्थर समुद्र पर तैर रहे थे। इसीलिए
कई लोगों के लिए राम सेतु सिर्फ जियोलॉजी नहीं, एक सेक्रेड हेरिटेज है। मॉडर्न इंडिया में राम सेतु का नाम सिर्फ कहानियों में नहीं, कोर्ट रूम्स और न्यूज़ डिबेट्स में भी गूंजता रहा है। सेतु समंदरम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट का आइडिया था कि यहीं से एक डीप चैनल ड्रेज करके शिप्स को श्रीलंका के नीचे से घूमने की ज़रूरत ना पड़े। सपोर्टर्स कहते हैं टाइम और फ्यूल बचेगा, ट्रेड और नेवी दोनों को फ़ायदा होगा। अपोनेंट्स, जिनमें रिलीजियस ग्रुप्स, इन्वायरमेंटलिस्ट्स और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, कहते हैं कि राम सेतु को कट करना एक पवित्र स्थान को चोट पहुंचाने जैसा होगा और फ्रैजिल मरीन इकोसिस्टम को भी नुकसान हो सकता है। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया। फिलहाल प्रोजेक्ट रुका हुआ है और राम सेतु भी अपनी जगह ठहरा हुआ है। वेव्स के नीचे बिल्कुल वैसा ही है। आज के दौर में डॉक्यू सीरीज, टीवी शोज और न्यूज़ चैनल्स इस रीजन के रॉक्स और सैंड्स का एज कंपेयर करते हैं, कभी कभी ये हिंट देते हुए कि कुछ स्टोन्स नीचे की सैंड से अलग उम्र के हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स कामली रिमाइंड अस कि ऐसे डिफरेंसेस नेचर में भी मिलते हैं। ओल्डर रॉक्स रेस्टिंग ऑन यंगर सेडिमेंट्स, दीज आर नॉट अनयूजुअल बाय देमसेल्व्स। नासा ने भी क्लैरिफाई किया है कि उनकी सैटेलाइट इमेजेस सिर्फ शेप दिखाती है, ये डिसाइड नहीं कर सकती कि ब्रिज नेचुरल है या मैन मेड। बॉलीवुड भी पीछे नहीं। 2022 की फिल्म राम सेतु एक आर्कियोलॉजिस्ट को फॉलो करती है जो ब्रिज को बचाने के लिए उसकी हिस्टोरिक रियलिटी प्रूव करना चाहता है। इस सब के बीच में एक बात साफ है, राम सेतु अब सिर्फ एक स्थल नहीं बल्कि इंडिया की इमेजिनेशन का हिस्सा बन चुका है। इकोलॉजी के लिहाज से ये शैलो सीज और रीफ्स गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जहां कोरल्स, फिशेस और मरीन मैमल्स का एक डेलिकेट सा संतुलन बसा है। कल्चर के लिहाज से राम सेतु आस्था, कहानी और आइडेंटिटी का एक नया पुल बन चुका है, बिटवीन जनरेशंस, बिटवीन बिलीफ्स। साइंस को यहाँ एक फैसिनेटिंग नेचुरल लेबोरेटरी दिखती है, फेथ को एक पवित्र याद। और शायद इसे ही हम राम सेतु का असली राज कह सकते हैं, एक ऐसा ब्रिज जो सिर्फ पत्थर और रेत से नहीं बना, बल्कि लोगों की यादें, उनकी प्रार्थनाओं और समंदर की खामोशी से भी। दिस वॉज वॉल्ट 42 अनलॉक्ड, और राम सेतु की ये क्वाइट मिस्ट्री अब भी दो किनारों के बीच समय के पर्दे में अपनी कहानी खामोशी से सुना रहा है।